हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वीकली कॉन्टेस्ट 505 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 505 का। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका लीडको का क्वेश्चन 3954, सम ऑफ कंपैटिबल नंबर्स इन रेंज 1। ओके, ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग और इजी भी है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि आपके पास गिवन है टू इंटीजर्स n और k। अ पॉजिटिव इंटीजर x is called compatible if it satisfies both of the following conditions। अब आप लोगों के पास जो है ना, आपको दो इंटीजर्स गिवन है n और k। क्लियर। और आप लोगों को ये बोला हुआ है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है x। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। x क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव इंटीजर। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। और x जो है, हमने x जो पॉजिटिव इंटीजर है ये तुम्हारा कंपैटिबल होगा। क्या होगा? कंपैटिबल। बट इसको कंपैटिबल होने के लिए दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी। क्लियर। अब वो दो कंडीशंस क्या है? दो कंडीशंस, एक है तुम्हारी एब्सोल्यूट ऑफ n minus k is less than equals to k। It's not k, sorry, here it is absolute of n minus x। क्लियर। सो तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन क्या है? n minus x is less than equals to k। और सेकेंड इक्वेशन कंडीशन क्या है? n and x is equals to 0। और आप लोगों को रिटर्न करना है सम ऑफ। हम लोगों को आंसर में क्या रिटर्न करना है? सम ऑफ ऑल कंपैटिबल इंटीजर x। सम ऑफ ऑल द कंपैटिबल इंटीजर x दैट वी हैव गॉट ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत जरूरी है ये दोनों कंडीशंस को समझ, क्योंकि ये कंडीशन समझोगे उसी के बाद तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चन में हमें बोला जाए। सबसे पहले हम समझते हैं हमारी पहली कंडीशन। तुम्हारी पहली कंडीशन जो है वो तुम्हें स्टेट क्या करती है? पहली कंडीशन सेज एब्सोल्यूट ऑफ n माइनस x इज लेस देन इक्वल्स टू k। क्लियर। तुम्हें यही बोला हुआ एब्सोल्यूट ऑफ n माइनस x इज लेस देन इक्वल्स टू k। अब सबसे पहले तो एब्सोल्यूट ऑफ n माइनस x होता क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है तुम्हारा डिस्टेंस। क्लियर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है तुम्हारा डिस्टेंस। इसमें तुम्हें बोला हुआ है कि तुम लोगों को क्या निकालना है? n माइनस एक्स, मतलब n और x के बीच का डिस्टेंस। n और x के बीच का डिस्टेंस। और वो क्या कंडीशन दी हुई है? इट इज लेस देन इक्वल्स टू k। मतलब कि n और x का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा k के इक्वल होना चाहिए, k से बड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये चीज निकाल। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 5 माइनस 3, इन दोनों का एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगा तुम्हारा 2। और यही अगर मैं ले लू 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 2। इस कंडीशन में हम प्लस माइनस नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा हुआ है। एब्सोल्यूट का मतलब तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक करना है। तो 5 और 3 का डिस्टेंस भी 2 है, 5 और 7 का डिस्टेंस भी 2 है। क्लियर। अब तुम लोगों को क्वेश्चन में बस ये फाइंड करना है कि n और x के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है दैट शुड बी लेस देन या इक्वल्स टू योर k। क्लियर। ये तुम्हारे पास कंडीशन जो है वो गिवन है। आई होप कंडीशन समझ आई। अब हमारा जो मेन काम है ना वो है कि हम ये कंडीशन जो x की वैल्यू है उसको कैसे डिसाइड करें, यानी कि जो हमारी रेंज है हम उसको कैसे डिसाइड करें। सपोज करो तुम्हारे पास, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो तुम्हारा जो n है इसकी वैल्यू है 10। क्लियर। और k जो है इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 3। तो अब कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन हमारे पास बन जाएगी 10 माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ये बन गई तुम्हारी कंडीशन, राइट। अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है हम ये चेक करते हैं। क्या चेक करने लगे? हम चेक करने वाले हैं हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x।
एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है अब जो मैं वो ले सकती हूँ। सबसे पहले मैं एक्स की पॉसिबल वैल्यूज को चेक करती हूँ। अब देख, सपोज करो मैंने एक्स की वैल्यू को ले लिया 7। अगर मैंने एक्स को लिया 7 तो मेरा आंसर क्या होगा? 10 - 7। 10 - 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 3। तो ये रेंज के अंदर है, हाँ है। नेक्स्ट अब मैं लेती हूँ अगर 8। 8 की कंडीशन में 10 - 8 लेस देन, इसका आंसर है 2, दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू के 3 से तो छोटा है। फिर x इक्वल्स टू 9। 10 - 9 आंसर बिकम्स 1, तो ये भी 3 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। x इक्वल्स टू 10 लेती हूँ तो 10 - 10 इक्वल्स टू 0, ये भी तुम्हारा 3 से छोटा है। हम x इक्वल्स टू 11 लेते हैं तो 10 - 11 जब मैंने किया तो मेरे पास आंसर आया 1, तो ये भी ओके सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी छोटा है। फिर x इक्वल्स टू 12, तो 10 - 12 एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डिस्टेंस कितना है? 2। फिर नेक्स्ट लास्ट बचा x इक्वल्स टू 13, सो 10 - 13 आंसर इज 3, तो एब्सोल्यूट डिस्टेंस इज योर 3, जो कि तुम्हारा लेस देन या इक्वल्स टू है k के। तो इन सारे केसेस में तो तुम्हारा जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही। बट अगर हम मान लो कि सपोज अगर मैं x की वैल्यू ले लेती 6, x की वैल्यू 6 में मेरे पास क्या आंसर होता? इट विल बी 10 - 6। 10 - 6 होता है 4, तो बट 4 जो है 4 तो मेरा बड़ा हो गया 3 से, मतलब मेरी जो कंडीशन थी वो यहाँ फॉल्स हो गई, तो इसको मैं नहीं ले सकती। और x इक्वल्स टू अगर मैं बात करूं तुम्हारे 14 की, तो 10 - 14, तो यहाँ इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस भी हो गया 4, वो 3 से बड़ा है, तो इसको भी मैं नहीं ले सकती। तो इसका मतलब कि अब यहां से अगर मेरे को रेंज निकालनी हो तो यहां से मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो मेरी वैल्यूज है वो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यही मेरी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। एम आई राइट? अब इससे को मैं और अगर तरीके से लिखूं तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 10 - 3 से लेकर 10 + 3, ये है मेरी रेंज इस क्वेश्चन में। 10 - 3 से 10 + 3, यानी कि 10 - 3 को और कैसे लिख सकते हो? 10 था तुम्हारा n और 3 था तुम्हारा k, तो n - k से लेके n + k, ये है तुम्हारी रेंज। समझ आया तुम्हें? दिस इज योर रेंज। क्लियर हुआ कि हम लोगों ने रेंज कैसे निकाली? सो किसी भी सिचुएशन में, अब ये तो मैंने तुम्हें एक बड़ा एग्जांपल लेके दिखाया, बट तुम कोई छोटा सा भी इक्वेशन ले लो n और k की वैल्यूज, हमेशा जो तुम्हारी रेंज है वो किसके इक्वल होगी? n - k से लेकर n + k के। क्लियर है? अब रेंज हमें पता चल गई, बट अब एक चीज और डिसाइड सोचो। अब मान लो कि किसी सिचुएशन में जो तुम्हारा n है मान लो उसकी वैल्यू है 2 और k की वैल्यू आ जाती है तुम्हारी 3, तो n - k यहाँ पे तुम्हारा 2 - 3 जो हो गया वो तो हो गया -1, बट क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियरली स्टेट था कि जो तुम्हारा x है, ये सारा मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी x की ही वैल्यूज है, x की ही पॉसिबल रेंज है ना ये सारी, तो x इस कंडीशन में मेरे पास आया -1, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेट है कि जो x है दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो हमेशा जब भी मैं रेंज स्पेसिफाई कर रही हूँ, मैं x की वैल्यू को हमेशा किसके इक्वल लूंगी? math.max मैक्सिमम ऑफ या तो 1 या फिर मेरा n - k की वैल्यू। क्लियर? अगर मान लो किसी भी केस में n - k मेरा नेगेटिव आ रहा है, जैसे ये वाला केस हुआ, तो उस कंडीशन में मैं स्टार्ट करूंगी मेरे 1 के साथ। क्लियर? क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। आई होप तुम्हें ये चीज जो है वो क्लियर हुई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी एक सिंपल सा बन गया। हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस हम हमारी रेंज स्पेसिफाई करेंगे और उसके अंदर अगर तो हमारा जो वैल्यू है उसने x की वैल्यू है वो पॉसिबल रेंज के अंदर आया, तो उस कंडीशन में अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको चेक करें। नेक्स्ट कंडीशन तुम्हारी क्या थी? सबसे पहले अब हम तुम्हारी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर चलते हैं। सो ये नेक्स्ट कंडीशन वाज n एंड x इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये जो तुम्हारा n एंड x है
दिस इज योर बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज एंड क्या होता है? अब बिटवाइज एंड जो है तुम्हारा, वो होता है जो कि तुम्हारा अगर दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू है, उस कंडीशन में तुम्हारा जो आंसर है वो ट्रू रिटर्न होता है। अदरवाइज सारे कंडीशन में तुम्हारा आंसर जो है वो फॉल्स रिटर्न। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने एक टेबल पढ़ा होगा, जैसे कि बाइनरी बिटवाइज ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी डिजिट्स को फॉर्म करते हैं, तो 0 रिप्रेजेंट करता है तुम्हारी फॉल्स वैल्यू को और 1 रिप्रेजेंट करता है तुम्हारी ट्रू वैल्यू। तो अगर 4 पॉसिबल केस होते हैं मेरे पास, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 कंडीशन मेरे पास, यही 4 कंडीशन हो सकती है लाइक पॉसिबल इन दोनों के कॉम्बिनेशन। तो इस दोनों में अगर तो मेरे पास दोनों वैल्यू फॉल्स है, तो बिटवाइज एंड तुम्हें उसका क्या आंसर देगा? 0। अगर दोनों वैल्यू 0 है तो बिटवाइज एंड भी तुम्हें 0 रिटर्न करेगा। अगर एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो उस कंडीशन में भी आंसर है 0। अगर पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो उस कंडीशन में भी आंसर 0। बट अगर दोनों ही केसेस में ट्रू है, तो तब तुम्हारे पास आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न। तो ये है तुम्हारे बिटवाइज एंड की कंडीशंस। इस चीज को ध्यान रखो। क्लियर? अब एक जैसे वैल्यू में तुम ट्रांसलेट 2 और 3, मान लो 2 और 3 के अंदर तुम बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर, तो 2 को अगर तुम लोगों ने रिप्रेजेंट करना हो, तो 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 10 और 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 11 बाइनरी में। तो 0 और 1 डिफरेंट है, तो आंसर आएगा 0। 1 और 1 सेम है, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा उस केस में? आंसर आएगा तुम्हारे पास 1। तो 1 और 0। अब ये जो आंसर है, क्या ये तुम्हारा इक्वल्स टू 0 है? नहीं, ये तो 1 0 2 हो गया, तो 2 इक्वल्स टू 0 तो नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 जो है ये तुम्हारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अगर ये इस कंडीशन के अंदर फेल होगा, तो मतलब वो जो इसको परफॉर्म करते टाइम हमने अगर x की वैल्यू ली होगी, वो कंपैटिबल नहीं होगा। क्लियर है? अब एक बार मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का जो है ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। क्लियर? ड्राई रन के लिए जो मैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तुम्हारा लूंगी ड्राई रन के लिए। अभी जो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है तुम्हारा n इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू 3। अब n इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 3, अब मेरे को रेंज डिसाइड करनी है। सबसे पहले मैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के लिए रेंज डिसाइड करूंगी। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इसके लिए रेंज मेरी क्या थी? n माइनस k से लेकर n प्लस k तक। और पहली जो मेरी कंडीशन थी स्टार्टिंग में, उसमें मेरा मैथ डॉट मैक्स होता था 1 या n माइनस k में से, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू हो गई तो मेरे को उसको इग्नोर करना पड़ेगा, राइट? तो फिर अब मैं यहाँ लेते हैं n माइनस k, यानी कि 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 तो होगा तुम्हारा -1, तो -1 को तो नहीं ले सकते, तो n की वैल्यू स्टार्ट होंगी तुम्हारी, x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 1 से लेकर और n प्लस k, यानी कि 3 + 2 5। तो 1 से लेकर 5 तक हमारा जो x है ना, उसकी वैल्यू जा सकती है। अब x की वैल्यूज जो कंपैटिबल है, x वो कौन से इंटीजर्स होंगे, उसको निकालने के लिए हम चेक करेंगे हमारी दूसरी कंडीशन, क्या दूसरी कंडीशन भी वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। ऑलराइट, सो अब तुम्हारे पास जो तुम्हारी रेंज डिसाइड हो गई है। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन थी कि बिटवाइज ऑपरेशन वाली, बिटवाइज एंड वाली, कि n और x का जो बिटवाइज एंड है दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन को हम लोग हर पॉसिबल उसकी वैल्यू पे चेक करते हैं। सपोज करो x था तुम्हारा 1, तो n था 2 एंड 1। 2 और 1 के लिए अगर मैं चेक करने को कहूँ, 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और 1। तो 0 और 1 बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, तो एंड ऑपरेशन क्या देगा? 0। 1 और 0 बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, तो एंड ऑपरेशन क्या देगा? 0। तो क्या 2 और 1 का एंड जो है वो मेरे को 0 आंसर रिटर्न करके दे रहा है? यस। तो मतलब 1 जो है वो मेरा एक वैलिड आंसर है। फिर x इक्वल्स टू 2 करते हैं। x इक्वल्स टू 2 के केस में 2 एंड 2, 2 और 2 क्या होगा तुम्हारा? 1 0 1 0। तो ये तो 0 0 सेम है, बट 0 0 के केस में दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर भी फॉल्स आएगा, बट दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। तो 2 और 2, इसका एंड तुम्हारे पास 0 तो नहीं दे रहा, तो ये तुम्हारा इनवैलिड होगा।
नेक्स्ट x इक्वल्स टू 3 करेंगे हम। x इक्वल्स टू 3 भी पहले भी हमने किया था, तो दिस विल ऑल्सो गिव्स यू इनवैलिड ऑपरेशन। x इक्वल्स टू 4, तो 2 एंड 4 यानी कि तुम्हारा 1 0 एंड 4 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 1 0 0, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो 0 और 0 फॉल, बोथ फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। अब एक ट्रू एक फॉल्स, तो आंसर है फॉल्स, और एक ट्रू एक फॉल्स, आंसर है फॉल्स। तो ये तुम्हारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो ये तुम्हारा वैलिड कंडीशन। यही अगर अब मैं साथ में ले लूं x इक्वल्स टू 5, क्योंकि रेंज 5 तक जा रही है, तो तुम्हारा अब क्या आता है, आंसर आता है तुम्हारा 2 एंड 5। तो 2 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 1 0 के साथ, और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 प्लस 1 यानी कि 1 0 1। तो बोथ डिफरेंट, तो आंसर आएगा 0, बोथ डिफरेंट आंसर 0, बोथ डिफरेंट आंसर 0। तो मतलब 2 और 5 जो है इसका आंसर भी आया तुम्हारे पास 0। अब कंपैटिबल जो रिजल्ट है तुम्हारा, अब तुमने देखा तुम्हारा x इक्वल्स टू 1 पे आंसर 0 था, x इक्वल्स टू 4 पे था, और x इक्वल्स टू 5 पे था, राइट। तो सम क्या होगा तुम्हारा, इन तीनों का सम, सम होगा 1 प्लस 4 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल्स टू योर 10। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन जो है तुम्हें समझ आया होगा, इसका ड्राई रन अच्छे से क्लियर होगा। अगर अब मैं इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस केस में होगी तुम्हारी, बिग ऑफ के, क्योंकि के हमारी जो पर्टिकुलर रेंज है कि इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती मैं, तो के होगी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा एरे हैश मैप वगैरह कुछ यूज नहीं किया। ऑल राइट, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का को। सबसे पहले मैं मेरे सम को इनिशियलाइज कर देती हूँ 0 के साथ। ऑल राइट, आफ्टर दैट अब मैं कंडीशन चेक कर, फॉर लूप चलाऊंगी, इंट आई इक्वल्स टू, आई किसके इक्वल होगा मेरा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, आई की जगह ना मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट करती हूँ क्योंकि हमें और क्लैरिटी मिले, मैथ डॉट मैक्स आइदर 1 या फिर मेरा n माइनस के। आफ्टर दैट योर x should be less than equals to n plus k, less than equals to n plus k, and your less than equals to n plus k, and x will be plus plus। क्लियर? सो हर बार रेंज के अंदर मैंने क्या चेक करना है, मेरी सेकंड कंडीशन। अब यहाँ मैंने मेरी पहली कंडीशन चेक कर ली एब्सोल्यूट वैल्यू, अब दूसरी कंडीशन मैंने चेक कर ली बिटवाइज एंड विथ। इफ अगर मेरा n एंड x, n और x की जो एंड ऑपरेशन है वो इक्वल्स टू 0 हुआ, तो उस केस में तो मैं क्या करूंगी, मैं मेरे सम के अंदर ऐड कर दूंगी मेरे x के में, अदरवाइज नहीं करूंगी, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी मेरे सम को। क्लियर? इसको सबमिट करते हैं। सो ये टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब सबमिट करूंगी तो 100% बीट्स, तो मतलब तुम्हारे जो ये था इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास 3955 वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग्स विद कॉस्ट लिमिट। क्लियर? ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलो इसको फटाफट से समझ। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ना 2 वैल्यूज गिवन है। एक चीज तो तुम्हारे पास गिवन है n, जो कि तुम्हारी क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग की लेंथ। क्या है? बाइनरी स्ट्रिंग की लेंथ। एक है तुम्हारे पास n, और दूसरी चीज है तुम्हारे पास k। k का मतलब है तुम्हारे पास मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट, कि मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हमारे पास अलाउड, और हमें सारी ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है हमें? रिटर्न करना है सारी ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स। बाइनरी स्ट्रिंग्स, हमें सारी ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग्स को रिटर्न करना है, जिसके अंदर 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कॉन्जिक्यूटिव 1, कॉन्जिक्यूटिव 1 ना, कॉन्जिक्यूटिव 1 ना हो, और दूसरी चीज जो है कॉस्ट दैट मस्ट बी लेस देन के, कॉस्ट है लेस देन क्या के होनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज समझो कि बाइनरी का मतलब क्या है। बाइनरी का मतलब है कि तुम्हारी स्ट्रिंग्स के अंदर जो वैल्यूज है या तो 0 होगा या 1 होगा,
बाइनरी मीन्स 0 और 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तुमने ऐसी स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है जिसकी लेंथ हो n के इक्वल और जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव 1 ना हो। मान लो जैसे अगर n की वैल्यू है 3 तो 0 1 1 ये स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगी क्योंकि दोनों साथ वाली पोजीशंस पे तुम्हारे पास 1 आ गया, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। और दूसरा तुम्हारी कंडीशन थी कॉस्ट लेस देन इक्वल्स टू n। अब कॉस्ट लेस देन n का क्या मतलब है, यहाँ पर तुम्हारे कॉस्ट का मतलब है, कॉस्ट सिग्निफाई करता है कि सम ऑफ ऑल द इंडेक्सेस, सम ऑफ ऑल द इंडेक्सेस जहां पर तुम्हारा वन स्टोर, जिस इंडेक्स पे तुम्हारे स्ट्रिंग के अंदर 1 वैल्यू है उस इंडेक्स का तुम लोगों को सम रिटर्न करके दे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है s नाम की जो है 1 0 1 0, ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, राइट। अगर अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं बात करूं तो अगर इसके इंडेक्स लिखती हूँ, अगर मैं इसके इंडेक्स लिखती हूँ तो ये है तुम्हारा 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। अब कॉस्ट क्या होगी इस क्वेश्चन में, कॉस्ट विल इक्वल्स टू वो इंडेक्स का सम जहां जहां पे तुम्हारे पास 1 लोकेटेड है। 1 एक तुम्हारे पास इधर है एक इधर है, यानी कि एक 0 इंडेक्स पर है और एक 2 इंडेक्स पर, तो इस वाली स्ट्रिंग की तुम्हारी कॉस्ट होगी 2k। क्लियर। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास स्ट्रिंग गिवन है जो कि है 0 1 0 1। अब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूं सबके, इंडेक्स क्या क्या हुआ मेरे पास 0 1 2 3, तो इस स्ट्रिंग का कॉस्ट मेरे पास क्या हुई, एक ही 1 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास 1 है और एक थर्ड इंडेक्स, यानी कि 1 + 3 = 4। तो ये हुआ तुम्हारा कॉस्ट। क्लियर। अब तुम लोगों को आई गेस दो जो ये कंडीशंस हैं ये तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके अंदर ब्रूट फोर्स के बारे में। अब ब्रूट फोर्स कैसे हो सकती है, अब तुम खुद देखो। अगर मैं यहाँ पर बात करूं मेरे ब्रूट फोर्स के बारे में, तो ब्रूट फोर्स की कंडीशन में सपोज करो कि अभी तुम्हारे पास स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्वेश्चन की जो है लेंथ तुम्हें n गिवन है, सपोज करो n है 3, ठीक है। अब तुम्हें 3 लेंथ की सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स बनानी। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हर प्लेस पे पोजीशन पे चॉइस क्या है, तुम्हारे पास हर पोजीशन पे 2 चॉइसेस है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा और कोई चॉइस तो है नहीं। अब जैसे 3 लेंथ की है स्ट्रिंग तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या 0 आएगा या 1 आएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या 0 आएगा या 1 आएगा। इस पोजीशन में तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या 0 आएगा या 1 आएगा। तो टोटल पॉसिबल तुम्हारे पास चॉइस क्या हुई 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसका मतलब कि n = 3, 3 लेंथ की पॉसिबल 8 स्ट्रिंग्स तुम बना सकते हो। 3 लेंथ की पॉसिबल 8 स्ट्रिंग्स जो है तुम लोग बना सकते हो। वो 8 स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी, वो हो सकती है 0 0 0 तीनों प्लेसेस पर 0, या 0 0 1, या फिर 0 1 0 0 1 1, या फिर तुम्हारा हो सकता है 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1। यही तुम्हारे पास 8 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, आई मीन 8 पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती है n = 3 लेंथ की। क्लियर। अब अगर इसके अंदर तुम ये कंडीशन अप्लाई करोगे, अब हमने सारी की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट कर ली, अब हम इन स्ट्रिंग्स को चेक करते हैं कंडीशन लेवल। अब सबसे पहले देखा जाए ये वाली स्ट्रिंग, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ गए, तो ये स्ट्रिंग तो हमारी कैंसिल हो गई। इस स्ट्रिंग के अंदर भी 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ गए, तो ये स्ट्रिंग भी कैंसिल हो गई। इस स्ट्रिंग के अंदर भी हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ गए, तो ये स्ट्रिंग भी हमारी कैंसिल हो गई। अब सपोज करो तुम्हें मैंने यहाँ पे k की वैल्यू गिवन थी, यानी कि जो कॉस्ट था वो था 1। अब पहली कंडीशन तो हमने चेक कर ली कि जिसमें कॉन्जिक्यूटिव 1 है वो वाली स्ट्रिंग्स को हटा दिया। अब नेक्स्ट है k = 1। अब मेरे को सब में कॉस्ट निकालनी, तो अगर मैं कॉस्ट निकालू तो इस स्ट्रिंग के अंदर मेरी कॉस्ट क्या होगी 0, इस स्ट्रिंग के अंदर मेरी कॉस्ट क्या होगी 0 1 2 यानी कि 2, इस स्ट्रिंग के अंदर मेरी कॉस्ट क्या होगी 1 क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पर 1 है। इस स्ट्रिंग के अंदर मेरी कॉस्ट क्या होगी 0, इस स्ट्रिंग में मेरी कॉस्ट क्या होगी, एक 1 इंडेक्स पर मेरे पास 0 है और एक मेरे पास 1 इंडेक्स पर है और एक मेरे पास सॉरी 0th इंडेक्स पर है और 2 इंडेक्स पर है, तो यानी कि 0 + 2 2।
तो अगर मैं देखूं तो मेरा ये केस भी हट गया और ये केस भी हट गया, क्योंकि के की वैल्यू तो 1 है ना, मैक्सिमम कॉस्ट 1 हो सकती है, तो 2 कॉस्ट वाला तो हट ही गया। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर निकल के आया स्ट्रिंग्स का, वो कौन सी स्ट्रिंग थी? 000, 100 और 010। तो ये 3 थी तुम्हारी आंसर की स्ट्रिंग्स जिसको हमने निकाली। क्लियर? समराइज अगर मैं करूं कि मैंने यहाँ पर किया क्या, कि ब्रूट फोर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले जनरेट कर रहे हैं ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, सारी की सारी जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स है ना, हम उसको जनरेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स जनरेट करने के बाद हम अब इसके अंदर जो है हमारी दो कंडीशंस जो है, कंडीशंस को अब हम लोग चेक करें। क्लियर? अगर तो कॉन्जिक्यूटिव वन है तो उसको हटा देंगे, अगर नहीं है तो उस केस में अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि इफ जो कॉस्ट है वो लेस देन के है, अगर तो लेस देन के है तो आंसर के अंदर हम ऐड कर देंगे हमारी स्ट्रिंग को, इफ नॉट तो नहीं करें, और लास्ट के अंदर मैं रिटर्न कर दूंगी मेरा ये आंसर। क्लियर? ये था तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में तुम्हारी लगेगी बिग ऑफ n इंटू 2 की पावर n। क्लियर? क्योंकि तुम्हारी टोटल स्ट्रिंग्स है 2 की पावर n और हर स्ट्रिंग चेक करने में तुम्हें बिग ऑफ n टाइम लगेगा, तो दिस विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगर अब मैं सोचूं कि यहाँ पे अगर सपोज करो, क्या हमें सच में पूरी की पूरी स्ट्रिंग बनाने की जरूरत है? पहले तो ये चीज सोचो। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है जिसमें मेरे को पता है 0 और 1 है, n की लेंथ तुम्हारी 3 है, अब 0 और 1 है तो ऑलरेडी मेरे को पता है कि इसके बाद अब मैं 1 तो नहीं लगा सकती, तो मैं ये 1 वाली स्ट्रिंग जो है उसको जनरेट ही क्यों करूं? समझ आए? अगर मेरे को पता चल रहा है कि मेरा प्रीवियस नंबर पर या प्रीवियस इंडेक्स पर ऑलरेडी 1 है, तो मैं आगे 1 लगाकर मेरी कंडीशन को फॉल्स तो नहीं करूंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हम इनवैलिड जो स्ट्रिंग्स हैं, हमें इनवैलिड स्ट्रिंग्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों बनाए ऐसे स्ट्रिंग्स? क्लियर? तो यहाँ पर जब भी हमारे पास इनवैलिड स्ट्रिंग्स बनने वाली होगी उस टाइम पे हम हमारी ब्रांच को कट कर देंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैक ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं? बैक ट्रैकिंग। यहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसे करने वाले। बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या कहता है ये समझते हैं सबसे पहले। अब मान लो तुम्हारे पास n इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू 1 ही है। क्लियर? अब स्टार्टिंग में तुम्हारी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं। अब इंडेक्स 0 पर, 0 इंडेक्स पर तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो 0 लगाऊं या 1 लगाऊं। क्लियर? तो अब मान लो तुम्हारे पास जो इंडेक्स 0 था उसके ऊपर दो चॉइसेस थी, या 0 या 1। तो मान लो तुम लोगों ने 0 लगाया सबसे पहले। क्लियर? तो अब तुम्हारा स्ट्रिंग बन गई 0। अब इसके बाद तुम्हारे पास दो चॉइसेस और हैं, या तो 0 लगाऊं या फिर मैं 1 लगाऊंगा। क्लियर? अब मान लो हम 0 1 वाली स्ट्रिंग पे हैं। अब यहाँ पर आके तुम्हारे पास दो चॉइसेस और हैं, या तो मैं 0 1 0 लगाऊं या फिर मैं 0 1 1 लगाऊं। अब तुम्हें पता है कि 0 1 1 तो तुम लोग लगा ही नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 1 आ जाएंगे। तो हम यहाँ से ये जो ब्रांच है ना इसको तोड़ देंगे, क्योंकि हम ये चीज तो लगा ही नहीं सकते। और सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर हम चेक करते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन क्या थी कि जिस जिस इंडेक्स पर तुम्हारे पास 1 आ रहा है तुमने उसका इंडेक्स जो है उसके सबको कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो अब जहां जहां पे स्टार्टिंग से ही अगर मैं चेक करूं कि जिस जिस जगह पे मैं 1 लगा रही हूँ, मैं साथ ही जो मेरी कॉस्ट है उसको कैलकुलेट कर लूं, तो उससे मेरा जो कंडीशन है वो ज्यादा सिंपल नहीं हो जाएगी। एम आई राइट? अब करंट कॉस्ट मान लो तुम्हारी करंट पे स्टार्टिंग में जो तुम्हारी कॉस्ट है वो 0 के इक्वल, क्योंकि 0 इंडेक्स तुम्हारे पास ऐड हुआ है। अगर इंडेक्स 2 पर 1 लगाना चाहते हो, मान लो 0 और 1 इस कंडीशन पे आ गए, इंडेक्स 2 पर 1 लगाया, तो अब मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 0 प्लस 1, इस कंडीशन में हो गई 1। या फिर अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो 0 1 और 2, मतलब पहले तो मेरे पास कॉस्ट थी 1, यहां से मेरे पास कॉस्ट आई 1। अब 1 की कॉस्ट में मैं सेकंड इंडेक्स पर भी 1 लगा रही हूँ, तो अब मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1 प्लस 2 यानी कि 3। तो ये जो कॉस्ट है मेरी, ये तो कॉस्ट ही एक्सीड कर गई, तो इसका मतलब ये मेरे को नहीं लेना। क्लियर? तो यहां से मेरी ये जो ब्रांच है ये यूजलेस है। अब आई गेस आपको समझ आया होगा।
तो हम हर चीज में हमारा जो रिकर्जन हम करने वाले हैं, बैक ट्रैकिंग करने वाले हैं, उसके अंदर हम क्या क्या चीजें स्टोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टोर करेंगे हमारा करंट इंडेक्स कि इस टाइम पे हम किस पोजीशन पर हैं। फिर हम स्टोर करेंगे हमारा करंट। करंट जो है ये तुम्हारी स्ट्रिंग बता रहा है कि अब तक हमने क्या बना लिया है, कौन सी कहाँ तक की स्ट्रिंग बना लिया। फिर तुम्हारे पास एक वेरिएबल आएगा कॉस्ट कि करंट कॉस्ट क्या है तुम्हारी, कितनी कॉस्ट यूज हो चुकी है। और एक हम चेक करेंगे प्रीवियस, ताकि हम प्रीवियस करेक्टर देख लें कहीं वो 1 तो नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन जो कॉन्जिक्यूटिव वाली है उसको अवॉइड करना है। क्लियर है। हर इंडेक्स पर तुम्हारे पास चॉइस 1 है कि या तो 0 लगाओ। अगर तुम 0 लगाओगे तो करंट प्लस 0 करोगे तो उस केस में तुम्हारी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी। बट अगर तुम अगर 1 लगाओगे, लेकिन 1 तुम तभी लगाओगे जब तुम चेक करोगे तुम्हारा प्रीवियस जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। अगर नॉट इक्वल्स टू 1 होगा उसी केस में तुम 1 लगाओगे। और अगर तुमने 1 लगाया तो उस टाइम पे तुम्हारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो बढ़कर क्या हो जाएगी तुम्हारी प्लस इंडेक्स। और वो तुमने चेक करना है कि वो लेस देन के है या नहीं है, तभी हम रिकर्जन जो है उसको कॉल करें। राइट। अब इस मेथड से एक बार मैं तुम्हें प्रॉपर पूरा का पूरा ड्राई रन करके दिखाती हूँ। इनपुट हम सेम ही लेंगे, n है हमारा 3, k की वैल्यू है हमारे पास हमारी 1। अब स्टार्ट किया, मेरा इंडेक्स जो है मान लो उसको मैंने लिया 0, करंट मेरे पास स्ट्रिंग एम्प्टी है मेरी, और कॉस्ट है मेरे पास मेरी 0। क्लियर। अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ, मेरे पास ये 3 प्लेसेस थी। राइट। सबसे पहले मैंने मान लो 0 लगाया। 0 लगाऊंगी तो क्या होगा, मेरा जो करंट है वो बन गया 0। अब मैं वापस से 0 लगा रही हूँ, फिर से 0 लगाऊंगी तो मेरा करंट जो है वो बन गया 0 0। इतनी स्ट्रिंग मेरी बन गई। अब मैं वापस से करंट में 0 लगाऊंगी, क्योंकि हर कंडीशन में मेरे पास 2 चॉइसेस मिल रही है। तो 0 0 0। अब लेंथ कंप्लीट हो गई और ये मेरे दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रही है। तो मतलब मेरा जो आंसर है वो 0 0 1, एक आंसर तो मैंने निकाल दिया। अब मैं मेरा दूसरा आंसर की तरफ चलती हूँ। अब सेम नोट पर सबसे पहले मान लो कि हम पीछे से ही करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा चॉइस था, मान लो जैसे हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं, पहला था मेरे पास 0, फिर सेकंड इंडेक्स पर अब मैंने पास चॉइस थी 0 और 1 की, मैंने लगाया 0। थर्ड इंडेक्स पे चॉइस थी 0 और 1 की, मैंने लगाया 0। लेंथ कंप्लीट हो गई। अब मैं इसी को ही दूसरा वे में कर सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास दूसरी चॉइस थी 0 0। अब 0 ना लगा के मैं इस कंडीशन में लगाती हूँ यहाँ पर 1। तो 1 लगाऊंगी तो यहाँ पर मेरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट हो जाएगी, पहले स्टार्टिंग में कॉस्ट थी 0 प्लस अब सेकंड इंडेक्स पर लगा तो यानी कि 2 इक्वल्स टू 2। तो कॉस्ट जो है मेरी वो क्या मेरी लेस देन के है, नहीं है। तो इसका मतलब इसको मैं रिजेक्ट करती हूँ, यहां से मैं कर जाऊंगी बैक ट्रैक। अब मैं वापस आ गई मेरी स्ट्रिंग पर। अब स्ट्रिंग पे वापस आई, अब 0 1 तक पहुंचते हैं। अब मान लो हम स्ट्रिंग एक ऐसी बैक ट्रैक करते करते आ गए 0 और 1 तक। अब प्रीवियस में देखा मैंने ऑलरेडी 1 है, तो नेक्स्ट पोजीशन पे मैं 1 लगाने लगी। तो उस कंडीशन में तो मुझे पता है 1 अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ जो है वो आ सकता है 0 1 0, यही आ सकता है ना। और ये कंडीशन जो अगर इसकी मैं कॉस्ट निकालू, कॉस्ट भी आ रही है 1 जो कि मेरी लेस देन या इक्वल्स टू के है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इस चीज को मैं कर दूंगी मेरे आंसर के अंदर ऐड। क्लियर। तो इसी तरीके से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं और लास्ट में हमारे फाइनल आंसर्स को निकाल। आई होप कि ये जो चीज है बैक ट्रैकिंग वाली वो अच्छे से तरीके से समझ आई होगी। इसके अंदर जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ऑफ 2 की पावर n जा सकती है, बट चांसेस बहुत कम है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी बिग ऑफ n होगी। ये तुम्हारी क्यों होगी, रिकर्जन स्टैक की वजह से। किसकी वजह से, रिकर्जन स्टैक की वजह से। बट ये एक तुम्हारा वन ऑफ द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कोड। अब लिखते हैं इसका कोड। कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही बना देंगे हमारा एक आंसर स्टोर करने के लिए एक लिस्ट के फॉर्म में हम आंसर क्योंकि रिटर्न करेंगे। सो लिस्ट ऑफ योर, किसकी लिस्ट बन रही है, स्ट्रिंग की। क्लियर। इसका नाम रख देते हैं आंसर इक्वल्स टू योर न्यू एरे लिस्ट। क्लियर। हमने ये बनाया। अब हमारा जो फंक्शन गिवन था पब्लिक लिस्ट स्ट्रिंग जनरेट वैलिड स्ट्रिंग्स। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो है ना जनरेट वैलिड स्ट्रिंग्स, यहाँ पर हम हमारा रिकर्जन जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। इसके बाद हम इस फंक्शन को बना लेंगे। हमारे रिकर्जन फंक्शन के अंदर
चीजें क्या कहेंगी, एक आएगी मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग, क्लियर। फिर एक आएगा मेरा जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पर मैं हूं। फिर इंडेक्स के बाद मेरे पास आएगा मेरा कॉस्ट। कॉस्ट को और इंडेक्स को दोनों से मैंने स्टार्टिंग से इनिशियलाइज करा 0 के साथ। आफ्टर दैट मेरे पास आया मेरी एन की वैल्यू और मेरे पास आया मेरा की, क्लियर। अब लास्ट में मैंने यहां से क्या रिटर्न कर देना, मेरा आंसर की वैल्यू। अब हमारा जो मेन रिकर्जन का कोड है हम उसको, तो रिकर्जन का हमारा फंक्शन बनेगा पब्लिक वॉइड सॉल्व। पब्लिक वॉइड सॉल्व इसके अंदर सबसे पहला मेरा पैरामीटर क्या था, स्ट्रिंग थी, मैंने स्ट्रिंग को नाम ले दिया एस। फिर लास्ट नेक्स्ट में ले रही थी इंट मेरा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद नेक्स्ट ले रही थी मैं इंट मेरा कॉस्ट। कॉस्ट के बाद मेरा नेक्स्ट पैरामीटर क्या था, इंट एन। और लास्ट पैरामीटर मेरा था इंट के, क्लियर। यही मेरे पैरामीटर्स थे। अब सबसे पहले तो मैं लिखूंगी मेरा रिकर्जन का फंक्शन। रिकर्जन के फंक्शन के लिए सबसे पहले अगर मैं रिकर्जन को कॉल करूं तो मैं क्या परफॉर्म कर रही हूँ, सबसे पहले मैं हर प्लेस पे डाल रही थी 0, हर इंडेक्स पर 0 डाल देते थे। 0 डाल स्ट्रिंग हो गई मेरी s+0। इंडेक्स जो है, इंडेक्स को मैंने कर दिया अपडेट +1। और उसके बाद मैंने जो मेरा कॉस्ट था उसको रहने दिया एज इट इज एन एंड देन के। ये तो बन गया तुम्हारा रिकर्सिव कॉल जो तुमने करी। अब जो तुम्हारा रिकर्जन है इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन इसकी क्या होगी, इफ अगर तो तुम्हारी जो कॉस्ट है वो ग्रेटर देन के हो जाती है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे, राइट। ये मैं बेस कंडीशन लिख लूं। या फिर इफ जो तुम्हारा इंडेक्स है वो इक्वल्स टू एन हो जाता है, यानी कि लेंथ पूरी हमने जो लेंथ रिक्वायर्ड थी उसको स्ट्रिंग बना ली, तो मैं क्या करूंगी आंसर के अंदर मैं ऐड कर दूंगी मेरी स्ट्रिंग को और वहां से मैं कर जाऊंगी रिटर्न। एम आई क्लियर। अब मैं नेक्स्ट अब हमारी जो कंडीशन है उसको लिख देते हैं। इफ अगर नेक्स्ट कंडीशन क्या बची, इफ अगर मेरी एस डॉट लेंथ, कॉमा डाल दिया, एस डॉट लेंथ जो है अगर वो इक्वल्स टू है 0 के, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना स्टार्ट भी 1 से हम कर सकते हैं, तो वो वाली कंडीशन लिख रहे हैं। अगर इक्वल्स टू 0 है और एस डॉट कैर एट एस डॉट लेंथ -1 कि लास्ट इंडेक्स पर मेरे पास जो मेरी वैल्यू थी दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखूंगी नॉट इक्वल्स टू 1। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, इन दैट सिचुएशन व्हाट आई विल डू कि मैं सॉल्व को अपने फंक्शन को कॉल करूंगी जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर ऐड करूंगी 1, स्ट्रिंग के अंदर क्या ऐड करूंगी 1 और साथ ही साथ मैं मेरे इंडेक्स को करूंगी +1। अगर मेरा इंडेक्स मतलब किसी भी इंडेक्स पर 1 आता है तो उस टाइम मेरी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो कॉस्ट के अंदर भी मैं करूंगी प्लस मेरा इंडेक्स की वैल्यू। फिर इंट मेरा आपका जो एन है वो एज इट इज रहेगा और आपका के जो है वो एज इट इज रहेगा, क्लियर। यहाँ पर एस डॉट है ये कैरेट एस डॉट, तो ये था आपका इसका कोड। इसको रन करके देखते हैं एक बार। सो टेस्ट केस आपका पास हो चुका है, लेट मी सबमिट इट। सो यस, सोल्यूशन जो आपका वो एक्सेप्ट हो। सो दिस वाज ऑल योर सोल्यूशन। ये हमारा लीड कोड का जो वीकली का टेस्ट था 505 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन विद योर ड्राई रन और प्रॉपर कोड। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग।